हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अरस्तू के द्वारा बताए गए न्याय सिद्धांत को काफ़ी अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहना ताकि पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे न्याय के सिद्धांत की। तो फ्रेंड्स अब हम बात करने जा रहे हैं अरस्तू के न्याय के सिद्धांत की। तो ध्यान से समझिए। अरस्तू के चिंतन में न्याय की समस्या पर विस्तृत विचार किया गया है। इसके अनुसार न्याय का सरोकार मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तू का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में एक जैसी धारणा पाई जाती है और इसे कार्य रूप देने के लिए ही राज्य अस्तित्व में आता है। तो फ्रेंड्स अरस्तू ने अपने चिंतन में न्याय की बात की है। उसने बताया है कि जो न्याय का संबंध है वो मानवीय संबंधों के नियमन से है। अरस्तू का विश्वास था कि न्याय के बारे में सभी के मन में, जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों के मन में एक जैसी धारणा पाई जाती है और उस न्याय का जो भी धारणा पाई जाती है न्याय की, उसको कार्य रूप देने के लिए, उसको लागू करने के लिए राज्य अस्तित्व में आता है। ये अरस्तू का विश्वास था। न्याय के प्रयोग क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अरस्तू ने दो प्रकार के न्याय में अंतर किया है। पहला है वितरण न्याय और दूसरा है प्रतिवर्ती न्याय। अब जो दूसरा वाला प्रतिवर्ती न्याय है, इसको कहीं कहीं पर परिशोधनात्मक न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय कहा जाता है। तो पहला हो गया वितरण न्याय और जो दूसरा है, दूसरे के तीन नाम है, प्रतिवर्ती न्याय, परिशोधनात्मक न्याय या प्रतीकात्मक न्याय भी हम इसे कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि अरस्तू ने दो प्रकार के न्याय की बात की है, वितरण न्याय और परिवर्तित न्याय। बट फ्रेंड्स किसी वीडियो में या कहीं कहीं पे आप पाओगे कि तीन प्रकार के न्याय की बात की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अरस्तू ने तीन प्रकार के न्याय के बारे में बात की है। बट देखिए दोस्तों, मैं अपनी रीडिंग में, अपनी वीडियोस में ओपी गावा का स्टडी मटेरियल यूज़ करता हूँ। ओपी गावा की जो विचारक वाली बुक है, तो मैंने उसको भी देखा है, उसको भी पढ़ा है। तो उसमें दो ही प्रकार के न्याय की बात की गई है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप निश्चिंत होकर इन दो प्रकार के न्याय को भी अगर लिखते हैं तो आपका आंसर कोई भी गलत नहीं करेगा। तो पहला है वितरण न्याय। वितरण न्याय का सरोकार सम्मान या धन संपदा के वितरण से है। इसका मूल सिद्धांत यह है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए। इसके लिए सबसे पहले यह पता लगाना जरूरी है कि नागरिकों को किस आधार पर समान या असमान माना जाएगा। अरस्तू का विचार था कि इस मामले में प्रचलित प्रथाओं और प्रथागत कानून का सहारा लेना अधिक उपयुक्त होगा। लिखित कानून उतने उपयुक्त सिद्ध नहीं होंगे क्योंकि उन्हें सत्ताधारी जब चाहें बना सकते हैं या बदल सकते हैं। अरस्तू ने चेतावनी दी है, मनुष्यों के चरित्र को बदलना उतना सरल नहीं है जितनी सरलता से कानून बदल दिए जाते हैं। देखिए दोस्तों, वितरण न्याय के अंतर्गत अरस्तू कह रहा है कि जो वितरण न्याय होगा उसका संबंध सम्मान और धन संपदा से होगा। यहाँ पर दो प्रकार के न्यायों की बात की गई है, जिसमें से पहला है वितरण न्याय और वितरण न्याय का जो संबंध है वो सम्मान और धन संपदा से है। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव किया जाए। वितरण न्याय कहता है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। मतलब कि अगर आपके घर में उस टाइम के हिसाब से, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूँ कि अगर उस समय किसी के घर में दो दास होंगे तो दोनों दासों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, यही होगा वितरण न्याय। क्योंकि दोनों ही व्यक्ति दास हैं तो दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए, समान के साथ समान व्यवहार। इसका एक यहाँ पर मतलब ये भी था कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव का मतलब था कि समान नागरिकों के साथ समान व्यवहार हो। अगर दो नागरिक हैं जिनके पास एक बराबर प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। लेकिन यही एक समस्या थी कि किस आधार पर नागरिकों को समान या असमान माना जाए। ऐसा माना जाए कि ये नागरिक आपस में समान है तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए। तो किस आधार पर अगर माना जाएगा, तो ये एक समस्या थी। तो अरस्तू ने कहा कि प्रचलित प्रथाओं, जो कस्टम्स होते हैं, जो परंपरा होती है,
उसके आधार पर नागरिकों को समान या असमान माना जाना चाहिए, कानून का सहारा नहीं लेना चाहिए। अरस्तू ने कहा कि कानून तो तुरंत हम कभी भी बदल दिए जा सकते हैं, कानून तो कभी भी बदल सकते हैं, लेकिन जो प्रथाएं होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, वो इतनी आसानी से नहीं बदलती। इसलिए प्रथाओं का सहारा लिया जाना चाहिए नागरिकों को समान या असमान मानने के लिए। देखिए दोस्तों, हो सकता है कि कुछ बातें आपको समझ ना भी आ रही हों, बट घबराइए मत, न्याय का सिद्धांत इतना आसान नहीं है। अरस्तू के न्याय का सिद्धांत थोड़ा सा टफ भी है, बट फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा सकूँ। अरस्तू ने तर्क दिया है कि वितरण न्याय के अंतर्गत मान सम्मान और धन संपदा का वितरण अंकगणितीय अनुपात में नहीं होना चाहिए, बल्कि रेखा गणितीय अनुपात से होना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि इनमें से सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलना चाहिए, बल्कि प्रत्येक को अपनी अपनी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अरस्तू ने वितरण न्याय के अंतर्गत कहा है कि मान सम्मान और धन संपदा का जो वितरण होगा, जो बंटवारा किया जाएगा, वो रेखा गणितीय होगा। जो ग्राफ वगैरह बनाते हैं ना हम, लाइन वगैरह खींचकर, उसके अकॉर्डिंग होगा, ज्योमेट्रिकल होगा। और वो अंक गणितीय मतलब जो लिखते हैं नंबर, जैसे कि किसी के पास 2 घर है तो हम लिख देंगे कि उसके पास 2 घर हैं, या 2 लाख रुपए तक की प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि हम इसे काउंटिंग में नहीं करेंगे, अंक गणितीय अनुपात वगैरह में हम बंटवारा नहीं करेंगे, ये रेखा गणितीय होगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा तो कोई नहीं, बट यहाँ पर वो कह रहा है कि सबको अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग सबको मान सम्मान और धन संपदा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ तक पहला हमने बात की है वितरण न्याय की। वितरण न्याय का मतलब है कि व्यक्तियों को सम्मान दिया जाए, व्यक्तियों को धन संपदा दी जाए। ये किस आधार पर दी जाएगी? समान व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार करते हुए। जैसे कि समान नागरिक है तो उन सभी नागरिकों को एक जैसा सम्मान मिले, ये सुनिश्चित करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा उन सभी के पास एक जैसे, अगर उनकी योग्यता बराबर है तो उनके पास एक जैसी धन संपदा भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर बस यही है वितरण न्याय। ऐसे अभी हम और समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक समस्या आ जाती है कि योग्यता के आधार पर भी यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा, बट योग्यता कैसे निर्धारित की जाएगी किसी व्यक्ति की, ये एक समस्या थी। अरस्तू के अनुसार भिन्न भिन्न संविधानों के अंतर्गत योग्यता के भिन्न भिन्न आधार स्वीकार किए जाते हैं। उदाहरण के लिए गुणतंत्र के अंतर्गत योग्यता का स्तर व्यक्ति की अपनी संपदा से निर्धारित होता है। दूसरी ओर अभिजात तंत्र के अंतर्गत इसे सद्गुण के पैमाने में से मापते हैं। अरस्तू का विश्वास है कि आदर्श राज्य में वितरण न्याय के उद्देश्य से सद्गुण को ही योग्यता का मानदंड माना जाएगा। जो जितने सद्गुण संपन्न होंगे उन्हें उतने ऊंचे पद और पुरस्कार योग्य समझा जाएगा, क्योंकि सद्गुणवान मनुष्य ही सांसारिक पद प्रतिष्ठा और धन संपदा को गौण मानते हुए मानव जीवन के लक्ष्य को सबसे ऊंचा स्थान देता है, ध्येय को ऊंचा स्थान देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बात की गई कि योग्यता के आधार पर सभी को मान सम्मान दिया जाए। योग्यता के आधार पर नागरिकों को एक तरह से समान या असमान में बांटा जाए। इसके लिए एक प्रथा का भी, जो परंपरा चली आ रही है, उसका भी प्रयोग होगा। ये सारी बातें थी, बट यहाँ पर दिक्कत आ जाती है कि योग्यता किस आधार पर डिसाइड की जाएगी। तो योग्यता के बारे में अरस्तू ने कहा है कि देखो, हर जगह मतलब योग्यता अलग अलग तरीके से डिसाइड की जाती है। जो गुटतंत्र शासन प्रणाली होती है, गुटतंत्र में क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जो मिलकर शासन चलाते हैं, और वो अपने लिए ही ज़्यादा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपने हित को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो गुटतंत्र में क्या होता है कि योग्यता का आधार धन संपदा को मान लिया जाता है, कि जिसके पास जितनी संपदा होगी, संपत्ति होगी, उसको उतना सम्मान दिया जाए, या उसको उतना आगे माना जाए, या समान असमान वगैरह वगैरह ये मानते हैं। दूसरी तरफ अभिजात तंत्र के अंतर्गत सद्गुण को योग्यता का आधार माना जाता है, कि सद्गुण के हिसाब से योग्यता डिसाइड की जाती है। और अरस्तू ने भी सद्गुण को ही योग्यता का मानदंड माना है।
और अरस्तु ने कहा है कि जो व्यक्ति जितना सद्गुण संपन्न होगा उसे उतना ऊंचा पद दिया जाना चाहिए, उसे जितना पुरस्कार अपनी योग्यता के अकॉर्डिंग दिया जाना चाहिए उसे मिलना चाहिए। साथ में ही वो ये कह रहा है कि सद्गुण, जिस व्यक्ति में जितना ज़्यादा सद्गुण होता है वो उतना ही धन संपदा को दूर रखते हुए मनुष्य की भलाई के लिए काम करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा वितरण न्याय खत्म होता है। अगर आपको थोड़े से शब्दों में मैं समझाऊं तो वितरण न्याय का जो संबंध था वो सम्मान और धन संपदा से था। अब सम्मान और धन संपदा कैसे दिया जाए लोगों को, तो इसके लिए कहा गया कि सभी लोगों को एक बराबर, सभी को नहीं सॉरी, समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाए, ये पहली चीज़ थी। अब इसके लिए व्यक्तियों को समान कैसे माना जाए, असमान कैसे माना जाए, उसके लिए प्रचलित प्रथाओं का प्रयोग करने की बात की अरस्तु ने। इसके अलावा योग्यता की बात की कि योग्यता किस तरह से डिसाइड की जाएगी। तो योग्यता के लिए सद्गुण को आधार माना। अरस्तु ने कहा कि हम सद्गुण के हिसाब से व्यक्ति की योग्यता को निर्धारित कर लेंगे और जिस व्यक्ति में जितना सद्गुण होगा उसको उतना बड़ा ऊंचा पद दिया जाएगा और उसे उतना सम्मान दिया जाएगा। तो इस तरह यहाँ पर वितरण न्याय के अंतर्गत धन संपदा और सम्मान की बात की गई है। अब हम बात करते हैं प्रतिवर्ती न्याय की। प्रतिवर्ती न्याय का सरोकार यानी कि संबंध लोगों के परस्पर लेन देन को नियमित करने और अपराधों का दंड निर्धारित करने से है। इसका ध्येय का मतलब होता है लक्ष्य। इसका लक्ष्य यह है कि व्यक्तियों के परस्पर लेन देन में दोनों पक्षों का पलड़ा बराबर रहे, किसी के साथ धोखा ना हो, किसी को हानि ना उठानी पड़े। अपराध के मामले में प्रतिवर्ती न्याय की मांग यह होगी कि इससे जिस पक्ष को हानि पहुंची हो उसकी संपूर्ण क्षतिपूर्ति कर दी जाए। संक्षेप में, प्रतिवर्ती या परिशोधनात्मक न्याय का उद्देश्य व्यक्तियों के परस्पर व्यवहार में संतुलन स्थापित करना या बिगड़े हुए संतुलन को फिर से स्थापित करना है। अरस्तु के अनुसार प्रतिवर्ती न्याय के क्षेत्र में अंकगणितीय अनुपात का प्रयोग उपयुक्त होगा। मतलब यह है कि इस मामले में किसी व्यक्ति की योग्यता, अयोग्यता या सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं बरता जाएगा, बल्कि सबको समान मानते हुए केवल व्यक्ति के कृत्य पर विचार किया जाएगा। तो देखिए, इस न्याय में, प्रतिवर्ती न्याय में सभी व्यक्तियों को समान माना जाएगा और अंकगणितीय अनुपात का प्रयोग किया जाएगा। मतलब लिखकर 1 2 कर जो काउंटिंग वगैरह होती है उसका प्रयोग किया जाएगा। बाकी अगर आपको अंकगणितीय, रेखागणितीय समझ नहीं आ रहा है तो इस चीज़ को आप माइंड से निकाल ही दो। बस हम अब समझते हैं प्रतिवर्ती न्याय है क्या। तो देखो दोस्तों, प्रतिवर्ती न्याय का मानना है कि जो दो लोग होते हैं जो आपस में व्यापार करते हैं, लेन देन करते हैं, उन दोनों का जो पलड़ा होगा वो बराबर हो। दोनों का जो पलड़ा होगा वो बराबर हो। बराबर का मतलब है किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना हो। एग्जाम्पल के लिए, आप किसी शॉप पर गए, आपने कुछ चीज़ें खरीदी, मान लीजिए आपने 100 रुपये का सामान खरीदा, तो अब यहाँ पर प्रतिवर्ती न्याय ये देखेगा कि आपने 100 रुपये दिए हैं, क्या आपको 100 रुपये तक का सामान मिला है। अगर मिला है तो बात बराबर है, बैलेंस है, तो यहाँ पर प्रतिवर्ती न्याय है। बट अगर आपने 100 रुपये पे किए हैं और आपको 95 रुपये का ही सामान मिला है, मतलब 5 रुपये का नुकसान हुआ है आपका और आपको पता भी नहीं चला, और जब पता चला कि 5 रुपये का नुकसान हुआ है, जब पता चल जाएगा कि 5 रुपये का नुकसान हुआ है, मतलब किसी एक पक्ष का जो पलड़ा होगा वो भारी हो गया और किसी एक पक्ष का जो पलड़ा है वो मतलब कम हो गया। तो ऐसे में प्रतिवर्ती न्याय देखेगा कि आपका 5 रुपये का नुकसान हुआ है, तो आपके 5 रुपये की जो हानि हुई है उसकी पूर्ति की जाए, ताकि दोनों का बैलेंस बराबर रह सके। अब आवाज़ निकल नहीं रही है, पलड़ा बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि लगातार स्पीडली बोले जा रहा हूँ तो गला सूख रहा है। तो पलड़ा दोनों का बराबर रहे, ये कोशिश रहती है प्रतिवर्ती न्याय की। जिसकी हानि होती है, जिसको नुकसान होता है, ये कहता है कि भाई देखो, जिसका नुकसान हुआ है उसको न्याय मिलना चाहिए और
न्याय के तहत उसके हानि की पूर्ति की जानी चाहिए। किसी का 500 रुपये का नुकसान हो गया तो उसे 500 रुपये दिए जाएं। प्रतिवर्ती न्याय ये कह रहा है। अगर दो लोगों ने आपस में कोई लेन देन किया है तो किसी एक का भी पड़ा भारी या कम ना हो, दोनों का बैलेंस होना चाहिए। समाज में एक बैलेंस स्थापित होना चाहिए, कोई किसी को धोखा ना दे सके, किसी को लूट ना सके। यह है प्रतिवर्ती न्याय। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने दोनों ही प्रकार के न्याय को समझ लिया है। बट हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अरस्तु दोनों प्रकार के न्याय के संदर्भ में यथास्थिति का समर्थक सिद्ध होता है। वितरण न्याय का स्रोत ही यथास्थिति है। प्रतिवर्ती न्याय यह मांग करता है कि वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन होने पर यथास्थिति फिर से स्थापित कर दी जाए। देखिए दोस्तों, यथास्थिति का मतलब है कि जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहे, ज़्यादा बदलाव या हल्का सा भी बदलाव ना हो। स्थिति में या सिचुएशन में या परिस्थिति में कोई बदलाव ना हो। देखिए, वितरण न्याय का मतलब है कि समान के साथ समान व्यवहार हो, कोई भी बदलाव नहीं करना। समान लोगों के साथ समान व्यवहार, समान संपदा हो, कुछ बदलाव यहाँ पर करने की बात नहीं होती। इसके अलावा जो प्रतिवर्ती न्याय है, प्रतिवर्ती न्याय तो यही कहता है कि अगर कोई बदलाव हो जाए तो वापस से जिसकी हानि हुई है उसको क्षतिपूर्ति दी जाए और समाज में वापस से यथास्थिति ला दी जाए। वैसे ही वाली जो पहले स्थिति होगी उसको ला दिया जाए। मतलब जैसे कि किसी की मान लो हानि हो जाती है, कुछ रुपए की हानि या किसी दूसरी चीज़ की हानि, नुकसान हो जाता है, तो प्रतिवर्ती न्याय कहता है कि उसके नुकसान की पूर्ति होनी चाहिए, जिससे समाज में एक बैलेंस बना रहे। मतलब समाज में या हल्का सा भी परिवर्तन ना हो। कुल मिलाकर कहा जाए तो यही बात है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अरस्तु है वो यथास्थिति का एक समर्थक है, वो थोड़ा सा रूढ़िवादी है। संक्षेप में, एक बनी बनाई व्यवस्था के पोषक के नाते अरस्तु को रूढ़िवाद का मूल प्रवर्तक माना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। रूढ़िवाद का मतलब होता है जो पुरानी परंपराओं को बनाए रखना चाहते हैं, समाज में बदलाव नहीं चाहते वो। तो अरस्तु ने यहाँ पर न्याय सिद्धांत की बात की थी, जो कि काफ़ी टफ था, बट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स, फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।